चलो तो देखो, अब हमको डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें सबसे पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो मान ले मेरे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ना, इसके इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसके इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है ना। जब लाइट μ1 से μ2 में जाएगी तभी शिफ्ट मिलेगा। और यहाँ हमको ये पता है कि μ1 जो है वो रेरर मीडियम है और μ2 जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है ना। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया O, जो कि पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है ना। इस वाले डेरिवेशन में जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसमें अजम्पशन है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही लेंगे, और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इनके सबके जो एंगल बनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा छोटे बनेंगे, ये अजम्पशन है यहाँ पर। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे गई, ये रही है ना। अब देख इंसिडेंट रे क्या हुआ कि भैया रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो देख हमने नॉर्मल बना लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में गई तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है ना। देख ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही बात है क्या, क्योंकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी रे पोल से पास हुई, तो हमने रूल पढ़ा है अगर कोई रे पोल से पास होगी तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमको फाइनल इमेज मिलेगी आई। तो देख ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां मिली। अब इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रही उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रही उसको हमने नाम दे दिया बीटा, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रही उसको हमने क्या नाम दे दिया, गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीन चीजें हमारे पास आ गई। अब कहानी समझना जरा ध्यान से यहाँ पे कि इसको हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, है ना। अब देखो क्या हुआ, हमको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है AIC, AOC। देख इसमें इस वाले ट्राइंगल में आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अलग से अगर मैं इसको बना लूँ, ध्यान समझना है डेरिवेशन, ये अगर मैं अलग से ऐसे बना लूँ तो देख ये एंगल मेरा आई है, ये एंगल मेरा अल्फा है, और ये एंगल मेरा जो है ये गामा है, ये सी है, ये ए है, ये ओ है, ये ओ सी। देख इसमें ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है। तो फॉर्मूला ये होता है कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है। तो ये आ गया कि आई जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के। फिर हमको यहां पे एक और ट्राइंगल दिख रहा है, एक और ट्राइंगल है AIC, ये रहा। अब देख इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है और आर और बीटा जो है वो इंटीरियर एंगल है। तो गामा जो है वो किसके बराबर आ गया, आर प्लस बीटा के, और यहां से आर की वैल्यू निकल के आ गई गामा माइनस बीटा। अब देख स्नेल्स लॉ लगा, तो बाय स्नेल्स लॉ है ना। स्नेल्स लॉ बोलते हैं म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। और हमको ये भी पता है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब बहुत ज्यादा छोटे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली आई के बराबर आ गया, और साइन आर भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, आर के। तो देख म्यू की वैल्यू आ गई आई बाई आर। यहां से एक और रिलेशन आया कि आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। सही बात है। अब एक काम कर, आई और आर की वैल्यू तो तू निकाल ही चुका है, ये वैल्यू उठा के वहां रख दे, तो आई की जगह आई की वैल्यू रख दे। देख क्या बना, अल्फा प्लस गामा। आर की जगह आर की वैल्यू उठा के रख दे, क्या बना, गामा माइनस बीटा। अब देख 10th क्लास में तूने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, पढ़ा है ना। अब देख एंगल का फॉर्मूला क्या है यहां पे, अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की, है ना। देख इसमें एंगल ये, तो देख इसकी रेडियस क्या है, OP या PO, और आर्क क्या है, AP। वैसे अगर मैं बीटा की बात करूं, कह रहा बीटा ये रहा, तो देख इसकी रेडियस क्या है, PI, और इसका भी आर्क क्या है, AP। वैसे अगर मैं गामा की बात करूं, ये रहा गामा,
ये रहा। तो गामा की रेडियस क्या है, पीसी, और आर्क इसका भी क्या है, एपी। ये सब उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखी तो एपी अपॉन में पीओ, गामा की जगह गामा की वैल्यू रखी तो एपी अपॉन में पीसी, आर की गामा की जगह गामा की वैल्यू रखी एपी अपॉन में पीसी, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी एपी अपॉन में पीआई। अब हुआ क्या, देख यहां भी एपी एपी है तो एपी कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ गया 1 अपॉन में पीओ प्लस 1 अपॉन में पीसी। यहां से भी एपी कॉमन लिया जा सकता है, और ये आ गया 1 अपॉन में पीसी माइनस 1 अपॉन में पीआई। तो देख हमने क्या करा, सिंपल जो एपी है उसको कॉमन ले लिया। तो देख हमने एपी कॉमन ले लिया, अब क्या हुआ, देख एपी से एपी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया 1 अपॉन में पीओ प्लस 1 अपॉन में पीसी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में पीसी माइनस 1 अपॉन में पीआई। अब क्या करो तुम, यहाँ पे सिंपल साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपल साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं। तो बाई साइन कन्वेंशन देख, कन्वेंशन वही है, पिछली बार भी डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही थी, पोल से, इस बार भी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से। तो पोल के इस तरफ वाले डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं और पोल के इस तरफ वाले डिस्टेंस को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो देख पीओ पोल से ऑब्जेक्ट, ये पोल के इस तरफ है इसलिए क्या आएगा, माइनस का यू। पी आई ये पोल से इस तरफ है इसलिए इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, तो ये आ गया प्लस का वी। और पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी पोल के इस तरफ है इसलिए क्या आ जाएगी, प्लस आर। सही बात है। अब देख सारी वैल्यू उठा के रख दे, तो माइनस 1 अपॉन में यू, क्योंकि पीओ की जगह माइनस का यू रखना है, 1 बाय आर म्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय वी। अब हमने क्या करा, म्यू का ब्रैकेट ओपन कर दिया और म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो बन गया म्यू बाय आर, ये बन गया म्यू बाय वी। सिंपल हमने क्या करा, ब्रैकेट ओपन किया और म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करा, देख आर आर वाले सारे एक तरफ कर लिए और बिना आर वाले सारे एक तरफ कर लिए। तो ये देख माइनस का म्यू बाय वी इधर भेजा तो काय का हो गया, प्लस का। तो म्यू बाय वी माइनस का 1 बाय यू और प्लस के 1 बाय आर को उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस का 1 बाय आर। देख दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये रिलेशन आ गया जरा, म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। अब देख इसमें शर्त, इसमें दिक्कत क्या है, कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है वो, और कभी कभी ये म्यू 1 म्यू 2 के टर्म में पूछ लेता है कि सेम डेरिवेशन हमको किसके टर्म में चाहिए, म्यू 1 म्यू के टर्म में नहीं चाहिए, किसके टर्म में चाहिए, म्यू 1 और म्यू 2 के टर्म में चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, तो उसकी कहानी ये है, देख हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया 1 म्यू 2 यानी सिंपल म्यू हमारा जो है वो किसके बराबर आएगा, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 के, कल ही बताया मैंने, है ना। तो देख म्यू की जगह क्या लिखना है, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। तो यहाँ म्यू की जगह लिख दिया म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, अपॉन में वी है, अपॉन में 1 बाई यू है। यहाँ भी लिख दिया म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 माइनस 1 अपॉन में आर। देख इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना। तो देख 1 का म्यू 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिला, म्यू 2। म्यू 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिला, म्यू 1। और म्यू 1 का भी 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, म्यू 1। और इस पूरे के मेन डिनोमिनेटर में क्या है, आर है। और ये म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 अपॉन में वी माइनस 1 बाई यू, ये तो बनी रहा इक्वेशन। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में म्यू 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ म्यू 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। देख म्यू 1 से म्यू 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो गया, म्यू 1 का यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया म्यू 1, यहां म्यू 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो गया। तो ये सेकंड डेरिवेशन, ये इसका सेकंड फॉर्म है। तो कभी कभी तो वो इस फॉर्मेट में पूछ लेता है और कभी कभी इस फॉर्मेट में पूछ लेता है ना, अब जैसा आप करना चाहो। तो ये रिफ्रैक्शन था। अब दूसरा जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लेंस-मेकर फॉर्मूला, है ना। तो देख अब इसमें सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि भैया लेंस है क्या और लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है ना। और रूल
लेंस में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है। तो लेंस है ना, लेंस क्या होता है, होमोजीनियस दो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, उनके होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम के कॉम्बिनेशन से हम इसको बनाते हैं, ये लेंस है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लेंस, तो सरल भाषा में अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस और एंड अदर प्लेन सरफेस, या तो दो स्फेरिकल सरफेस हो या एक स्फेरिकल एक प्लेन हो जाए, है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन से जो मीडियम बन रहा है। देख जैसे यहाँ दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ दो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, तो इसीलिए ये जो लेंस बना ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो बना ये बना कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स का एक और नाम क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये इस पे आने वाली जो रे है उसको एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर देता है, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि इस पे आने वाली जो रेज है उनको ये डाइवर्ज कर देता है, फैलाने का काम कर देता है, तो इसलिए कॉनकेव लेंस का को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि ये रे को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, ये रे को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, डाइवर्जिंग। तो देख क्वेश्चन क्या बना कि विच लेंस इज नोन एज कॉन्वर्जिंग, विच लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग, और क्यों, तो उसका कारण मैंने बता दिया। या एक क्वेश्चन बदले कि व्हाट इज लेंस, क्योंकि 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा होता है बहुत बार कि वो बोल दे कि डिफाइंड लेंस और फिर कुछ डेरिवेशन पूछ ले, है ना, या पूछ ले कि बताओ कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है और फिर डेरिवेशन पूछ ले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। अब देख इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, कि भैया हमको क्या चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। तो देख मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस दो सरफेस से मिलके बना होता है, दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। जो एक सरफेस है वो है x P1y, दूसरी सरफेस है x P2y, तो दो सरफेस है। यहां भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट O। देख यहां से करी गई, अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो ये डेविएट हो जाता और हमको यहां इमेज मिल जाती। तो देख ध्यान सुनना, पहली वाली सरफेस x P1y के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, O, और इमेज कौन है, I1। आ रही बात समझ में। पर देख यहां रास्ते में दूसरी सरफेस रखी हुई है, तो उसके कारण ये रे क्या हो जाएगी, आपकी डेविएट हो जाएगी, और आपको जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, I पे। तो देख पहली सरफेस, ध्यान से सुनना, x1 P1y के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो O है, ऑब्जेक्ट कौन है, O, और इमेज कौन है, I1। पर जो आपकी दूसरी सरफेस है x P2y, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1, यानी पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका I1, और जो आपकी इमेज है वो फाइनल इमेज जो आपको मिल रही है वो है I। ये समझना, ये अगर याद है तो बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो देख पहले हम सरफेस x P1y के लिए बात कर रहे हैं। देख अभी तूने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू और म्यू माइनस 1 बाई आर, पढ़ा ये फॉर्मूला। देख अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है u, और इसकी बात करूं तो ये मेरी इमेज है v1। तो इस केस में मेरा जो u है वो तो u के बराबर ही है, और जो v है वो किसके बराबर है, v1 के। और रेडियस हम यहाँ पे है ना r1 और r2 कंसिडर कर लेंगे कि पहले वाली के लिए जो रेडियस है वो r1 है, दूसरी वाली के लिए जो रेडियस है वो क्या है, r2 है। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं, तो म्यू बाय v1 माइनस 1 बाय u, म्यू माइनस 1 बाय r1, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसमें कोई तकलीफ। अब दूसरी सरफेस की बात करो। देख पहले वाली सरफेस के लिए क्या हुआ था, लाइट एयर में थी और एयर से कहां गई थी, ग्लास में। दूसरी वाले सरफेस के लिए कहानी क्या बनेगी, लाइट ग्लास से एयर में जा रही है। तो हमने पढ़ा है कि एयर से ग्लास और ग्लास से एयर में ये रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। पढ़ा है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो G बाय म्यू ए को लिखा जा सकता है 1 बाय ए म्यू जी, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आप यहाँ म्यू ले रहे थे,
अब उसको वहां क्या लेना पड़ेगा, 1/μ। क्यों? क्योंकि पहले एयर से ग्लास में गए थे, अब आपने उल्टा कर दिया, दूसरी सरफेस के लिए आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, तो जहां म्यू लिया था, म्यू की जगह क्या लेना पड़ेगा, 1/μ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देख अब बात करते हैं फोर सरफेस xp2y, फोर सरफेस xp2y। तो देख कहानी बड़ी सिंपल है, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा 1/μ, क्योंकि देख यहाँ पे जो u है वो किसके बराबर है, v1 के, क्योंकि पहली वाली सरफेस की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और जो फाइनल इमेज है वो v डिस्टेंस पे है, तो यहाँ v के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ हो गया। तो 1/μ देख v की जगह तो v रख देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, u की जगह v1 आ जाएगा, और ये आ गया 1/μ - 1 अपॉन में r2। ठीक, अब इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन कर दे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराया, म्यू का 1 से मल्टीप्लाई कराया, म्यू और 1 का आपस में कराया, और अपॉन में r2 चल ही रहा है, 1 अपॉन में v1 चल ही रहा है माइनस में, और 1/μ अपॉन में v भी चल ही रहा है। अब हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय म्यू, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, म्यू बाय v1, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो 1/μ अपॉन में r2, और ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, तो देख फर्स्ट इक्वेशन में बन रहा है म्यू बाय v1 माइनस 1/u, और 1/v माइनस म्यू बाय v1, ये बन रहा है म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय r2। देख प्लस के म्यू बाय v1 से माइनस का म्यू बाय v1 क्या हो गया, कैंसल, ये रिलेशन आ गया 1/v माइनस 1/u, म्यू माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो देख ये बन गया 1/r1, और ये 1 माइनस म्यू है, तो माइनस बाहर निकाल लेना, तो म्यू माइनस 1 ही बन जाएगा। और ये हमको पता है लेंस इक्वेशन से, ये किसके बराबर होता है, f के, 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, f के। इसी फॉर्मूले को बोला गया लेंस मेकर फॉर्मूला, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल पिछले 5 साल में आपको 3 बार मिलेंगे, कभी 3 नंबर में पूछे, कभी 4 नंबर में पूछे, पर आ जाते हैं, है ना। तो R1 और R2 दोनों सरफेस है आपकी, F आपका फोकल लेंथ है। देख यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पे, मिरर की नहीं डिपेंड करती है ना। अब देख इसमें अगला जो डेरिवेशन है वो है लेंस इक्वेशन। अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है, लेंस इक्वेशन। तो देख लेंस इक्वेशन की कहानी हम समझते हैं, लेंस इक्वेशन में क्या कहानी बनती है। तो लेंस इक्वेशन जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं, है ना। मान ले मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। अब देख एक रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमको इमेज मिल जाएगी A' B', है ना। इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया। देख अब हमको यहाँ 2 ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। सबसे पहला जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ABO। दूसरा जो ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर कर रहे हैं A' B' O। देख 2 ट्राइंगल ले लिए, ABO, दूसरा ले लिया A' B' O। ये डमरू दिख रहा है शिव जी का, ये इसके 2 ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों में देख इसमें भी एंगल 90 डिग्री का है और इसमें ये B' भी कितने का है, 90 डिग्री का है। तो देख दोनों में एक एक एंगल कितने का आ गया, 90 का। और देख यहाँ x बन रहा है, और मैंने बोला था जब x बने तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB किसके बराबर आ जाएगा, एंगल A' O B' के।
तो देख ट्राइंगल के दो एंगल बराबर प्रूफ कर दिए, तो भाई ए सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के, है ना, और सिमिलर है तो बाय ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी हम ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में बेस। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसमें कोई तकलीफ, दो ट्राइंगल लिए। अब देख ये छोटा वाला डमरू लो, देखा इसमें भी दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है COF, दूसरा ट्राइंगल है A डैश B डैश F। आगे A डैश B डैश F और ट्राइंगल COF। देख यहां पे भी एंगल O जो है वो 90 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल बी डैश 90 डिग्री का है, तो फिर दोनों में एक एक एंगल कितने के आ गए 90 डिग्री के, है ना। और देख यहाँ भी x बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो एंगल हो गया CFO, ये एंगल हो गया A डैश F B डैश। तो फिर वही बाय AA सिमिलरिटी हमने बोल दिया कि ट्राइंगल COF जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश F के। ट्राइंगल COF सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश F के। अब अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर किसके बराबर आना चाहिए, बेस अपॉन में बेस के। तो A डैश B डैश अपॉन में CO किसके बराबर आना चाहिए, B डैश F अपॉन में OF के। अब देख ये जो CO है टेक्निकली, CO टेक्निकली किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। तो CO को लिखा जा सकता है AB, तो A डैश B डैश अपॉन में AB किसके बराबर आ गया, B डैश F अपॉन में OF के। क्या ये बात समझ में आती है। अब देख इक्वेशन फर्स्ट बोलता है कि A डैश B डैश अपॉन में AB इसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड बोलता है कि A डैश B डैश अपॉन में AB इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जब दोनों को इक्वेट किया तो OB डैश अपॉन में OB किसके बराबर आ गया, B डैश F अपॉन में OF के। अब देख साइन कन्वेंशन जैसे वहां पोल से चलता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से चलता है। तो देख इसमें सारी डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑप्टिकल सेंटर से, केवल इस वाली डिस्टेंस को छोड़ के। तो इस वाली डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से बदल लो, B डैश F, देख कारा B डैश ये रहा, कारा F ये रहा, कारा O ये रहा। तो ये O आ गया, ये F आ गया, ये B डैश आ गया। अच्छा देख B डैश O को लिखा जा सकता है B डैश OB डैश को लिखा जा सकता है B डैश F प्लस OF। ये रिलेशन आ गया, सही बात है। क्या करा, प्लस के OF को इधर भेज दिया, काय का हो गया, माइनस का। तो B डैश F आ गया OB डैश माइनस OF, और ये वैल्यू उठा के वहां ऊपर रख दे। तो देख अब जो मेरी इक्वेशन बनी वो बनी OB डैश अपॉन में OB डैश माइनस OF अपॉन में OF बनी। अब ये सारी जो वैल्यूज आपके पास हैं, ये सारी वैल्यूज में साइन कन्वेंशन लगाओ। तो बाय साइन कन्वेंशन, देख ये डेरिवेशन उसी के जैसा है, लगभग मिरर इक्वेशन जैसे, बाय साइन कन्वेंशन। तो देख OB डैश क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और इमेज, ये रहा। और देखिए ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ है, इसलिए क्या आना चाहिए, प्लस OB ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया U। और OF फोकल लेंथ है, देख इस तरफ। याद रखना फोकल लेंथ हमेशा सेकंड फोकस से मेजर होती है, मैंने आप फर्स्ट फोकस बनाया ही नहीं है। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, फोकल लेंथ कहाँ से मेजर होगी, सेकंड फोकस से। तो कॉन्वेक्स में सेकंड फोकस इस तरफ आता है और कॉन्केव में सेकंड फोकस इस तरफ आता है, इसलिए कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। अब ये सारी वैल्यू उठा के रख दे, तो माइनस U V माइनस F अपॉन में F। देख F का इधर मल्टीप्लाई कराए तो VF बन गया, माइनस के U का इधर मल्टीप्लाई कराए तो माइनस का UV बन गया, माइनस के U का इससे मल्टीप्लाई कराए तो प्लस का UF बन गया। अब दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दे, तो ये बना VF अपॉन में UVF।
अब जब डिवाइड किया तो देख VF से VF कैंसिल, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल। तो जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, देख यहाँ बचा 1/u, यहाँ बचा माइनस का 1/f और यहाँ बचा प्लस का 1/v। माइनस के 1/f को इधर भेजा तो काय का हो गया प्लस का, और प्लस के 1/u को इधर भेजा तो काय का हो गया माइनस का। देखिए यही मेरी लेंस इक्वेशन है ना। अब अगला जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगला जो डेरिवेशन हमारा है वो लीनियर मैग्निफिकेशन का है। तो देख हमने पढ़ाई था कल फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस में इसका एक और फॉर्मूला होता है m = v/u। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। वहाँ माइनस होता था और यहाँ क्या होता है, सिंपल v/u होता है। तो देख रे डायग्राम यही बनेगा, एक ऑब्जेक्ट है AB, इससे एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ इमेज बन गई A' B'। तो देख हमने फिर वही दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिए ABO, ये बड़ा वाला डमरू, ये ABO और A', B', O, ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिए, है ना। अब देख दोनों में एक एक एंगल, यहाँ पे भी एंगल B 90 डिग्री का है, यहाँ भी एंगल B' जो है वो 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x बन रहा है तो इक्वल आने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOB किसके बराबर आ जाएगा, A', के। तो बाई AA सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABO जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल A', B', O के, है ना। अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं जरा इसको करके। तो देख A', B' यानी परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में बेस, और साइन कन्वेंशन लगा दो। देख A', B' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एस लेके आएगी नेगेटिव। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एस लेके आएगा प्लस। OB' क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर किस तरफ एस लेके आएगा प्लस। OB क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस u, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। और देख HI अपॉन में HO किसके बराबर है, m के, तो m का फॉर्मूला क्या आ गया, v/u। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती पर फिर भी। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, अब देख जैसे मिरर की पोजीशन थी, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख के, वैसे लेंस के लिए भी है, तो उससे छोटे क्वेश्चन आपके 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, है ना, तो वो देख लेना। अब अगला जो इसमें है वो है पावर ऑफ लेंस। अगला हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पावर ऑफ लेंस। तो देख पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और फोकल लेंथ काई में होना चाहिए, इसके लिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अभी तक ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, पर जब आप पावर मेजर कर रहे हो तो पावर का एक फॉर्मूला होता है। देख अभी तूने एक रिलेशन पढ़ा था 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब कोई बोल रहा है नहीं मेरे को तो पावर का फॉर्मूला चाहिए, तो अभी तूने पढ़ा 1/f किसके बराबर होता है, p के, तो p इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो इस पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि पावर क्या है या इस टाइप के। अब देख अगला जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। ये लास्ट टॉपिक है इसका, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। अब देख मान ले एक लेंस ये रहा मेरा, ये दूसरा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है। देख जैसे वहां 2 सरफेस थी वैसे यहाँ 2 लेंस है, तो पहली लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और दूसरे के लिए
जो ऑब्जेक्ट है उससे फिर क्या बनने वाली है, फाइनल इमेज, है ना। तो जैसे मान ली ये ऑब्जेक्ट है O, तो यहाँ से ये करे गई, ये डेविएट हो गई। अगर ये दूसरा सर लेंस नहीं होता तो कायदे से वो यहाँ निकल जाती और हमको इमेज मिलती यहाँ पे। तो देख, अगर मैं फर्स्ट लेंस के लिए बात करूँ, L1 के लिए बात करूँ, तो इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो O है और जो मेरी इमेज है वो क्या है, I1। और अगर मैं लेंस L2 के लिए बात करूं तो उस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो I1 है, यानी पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। और यहां अगर ये नहीं होता तो डेविएट होती और फाइनल इमेज हमको कहां मिलती, I। तो इमेज हमारी कहां बनी, I। ठीक, अब हम सिंपल लेंस इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 है, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है, f2। तो बाय लेंस इक्वेशन देख, हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले वाला u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, v1 पे, है ना। तो देख, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इमेज का बन रही है v1 पे, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v1। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है u पे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आती है। अब दूसरी लेंस पे आ जाओ, यहां भी लेंस इक्वेशन लगाया, फॉर्मूला ही 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देख, दूसरे के लिए फोकल लेंथ f2 है, इमेज का बन रही है, इमेज का बन रही है, फाइनल इमेज v पे बन रही है, तो v की जगह v आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, I1, I1 की डिस्टेंस कितनी है, v1। ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भैया हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो देख, 1/f1 1/v1 माइनस u, और ऐड किया सेकंड इक्वेशन से तो प्लस 1/f2, है ना। और ये आ गया 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस 1/v1। तो देख, प्लस के v1 से माइनस का v1 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1/u सॉरी 1/v और माइनस का 1/u और 1/f1 प्लस 1/f2। देख ये रिलेशन, अब तुमने ये तो पढ़ा ही है कि भैया 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के। तो ये कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ का रिलेशन आ गया। ठीक, कभी कभी इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। तो देख क्या करना है, f2 के इधर मल्टीप्लाई कर देना, f1 का इधर मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का आपस में, और रेसिप्रोकल कर देना। तो f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। ये एक ही डेरिवेशन है। ठीक, अच्छा, यहाँ से पावर का फॉर्मूला भी बन सकता है। 1/f1 मतलब फर्स्ट लेंस की पावर, 1/f2 मतलब सेकंड लेंस की पावर, 1/f मतलब नॉर्मल। तो p जब लेंस कॉम्बिनेशन में होते तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होकर प्लस में आती है और मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में आता है। जब भी दो लेंस कॉम्बिनेशन में बनेंगे, मैग्निफिकेशन हमेशा कहाँ में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है। अब हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, अब देख अगला जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, है ना। हमने लेंस के रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर ली, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में, है ना। तो देख, कहानी क्या समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता कैसा है। तो ये प्रिज्म है मेरे पास, इस प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, है ना। AB और AC दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और BC इसका बेस है। ये जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ऊपर जो प्रिज्म का जो हिस्सा दिख रहा है इसको क्या नाम दिया आपने, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो देख, ये यहाँ से एक रे आई, ये आपकी इंसिडेंट रे है PQ, ये आपने नॉर्मल बनाया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्ट होकर ये आपको रिफ्रैक्टेड रे मिली QR। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर आपने एक और नॉर्मल बनाया, ये रहा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये आपको फाइनल जो रे मिली इसको आप बोल रहे हो इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है आपकी, इमर्जेंट रे। तो देख, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। अब देख हमने इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड किया, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया और दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया और इनके बीच में जो एंगल बना इसको बोला एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो भैया वो कंडीशन जिसके लिए इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आ जाए उसको क्या बोलोगे? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब वो पूछता है कि चलो मिनिमम डेविएशन तो आपने बता दिया, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? तो 3 मेजर कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है आई और ई बराबर आना चाहिए, आई और ई क्या आने चाहिए? इक्वल। दूसरी कंडीशन आती है R1 और R2 क्या आने चाहिए? बराबर। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, है ना। तो आई और ई बराबर, R1 और R2 बराबर। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिंग और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल और रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तभी आप बोल सकते हो कि भैया आपका जो मिनिमम डेविएशन है वो आपको मिलेगा। ठीक, अब कहानी समझना जरा। इसमें जो सबसे पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, ऐसा बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है, है ना, इजी ही डेरिवेशन है। देख सिंपल स्नेल्स लॉ लगाओ, है ना। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाओ पॉइंट Q पे, तो इट पॉइंट Q बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। देख इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? R1। तो म्यू क्या बना? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन R1। अब देख हुआ क्या कि ये थिन प्रिज्म है तो यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे वो सब छोटे बनेंगे, तो आई और R1 भी क्या है? छोटे हैं। तो छोटे हैं तो म्यू क्या बन गया? आई अपॉन में R1। तो देख यहाँ से आई की वैल्यू आ गई म्यू R1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, देख इस केस में क्या हुई है कहानी? इस केस में हम एयर से ग्लास में गए हैं। अब अगर मैं R पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, अगर मैं R पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, अब कहानी सुनना। अब देख हम क्या हुआ? ग्लास से एयर में गए हैं। अब कहीं में गए? ग्लास से एयर में। अब ग्लास से एयर में गए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए 1/μ, क्योंकि पिछली बार तो एयर से ग्लास में गए थे तो म्यू लिया था। अब ग्लास से एयर में जा रहे तो रेसिप्रोकल आएगा, तो 1/μ आ गया। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका R2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्जेंस जो है वो एंगल E है। तो देख यहां से एंगल सारे छोटे हैं तो 1/μ किसके बराबर आ गया? R2 अपॉन में E के, है ना। तो यहां से देख E की वैल्यू आ गई म्यू R2। E की वैल्यू क्या आ गई? म्यू R2, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देख यहां एक रिलेशन होता है कि डेल एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर आता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये मैं प्रूफ भी करा दूंगा अभी, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। अब क्या करो आप I और E की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। देख I की वैल्यू है म्यू R1, E की वैल्यू है म्यू R2। यहां से म्यू कॉमन ले ले तो ये बन गया R1 प्लस R2, प्लस के एंगल को उधर शिफ्ट कर दे तो काय का हो गया? माइनस का। अब एक चीज और याद रखना, R1 प्लस R2 भी एंगल A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 भी किसके बराबर है? एंगल A के। तो एंगल ऑफ डेविएशन, अब एंगल A कॉमन ले ले तो ये रिलेशन आ गया। ये डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म का डेरिवेशन है। सिंपल सा है, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है और 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, काम खत्म। अब आएगा एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अच्छा, जो मिनिमम डेविएशन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ये यू शेप्ड ग्राफ होता है ना। यानी पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा घटेगा घटेगा, मिनिमम हो गया, अब फिर बढ़ना चालू कर देगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। डेरिवेशन डायग्राम तो यही है पूरा। अब देख इसमें ध्यान से देख, इस पॉइंट को हमने O नाम दे रखा है ना। देख ये x बन रहा है, ध्यान से देखना, ये x बन रहा है। अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देख अगर ये ऊपर वाला एंगल मेरे को निकालना है, ये ऊपर वाला ये, तो क्या करूं, इस I में से ये नीचे वाला एंगल R1 माइनस कर दूं, तो देख जो एंगल मेरे को चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहां देख मैं बोल सकता हूं एंगल TQR, ये है Q, ये Q है मेरा और ये मेरा R है। तो एंगल TQR कैसे निकलेगा, I में से आपको R1 को माइनस करना पड़ेगा। देख ये पूरा I था, ये नीचे वाला जो था ये R1 था, तो I में से ये R1 माइनस कर दिया, तो जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं इधर एंगल निकालना चाहूं, एंगल TRQ ये वाला, तो देख ये E है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा E, और E में से नीचे वाला एंगल R2 माइनस कर दो, तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, तो E माइनस R2। ठीक है। अब ध्यान से कहानी सुनना। अब देख ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका T है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये एंगल आपका I माइनस R1 है और ये आपका E माइनस R2 है और ये एंगल डेल है। तो देख ये एक्सटीरियर एंगल है और ये ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इसका सम इन दोनों के क्या आना चाहिए, बराबर। तो इन ट्राइंगल TQR मैं बोल सकता हूं कि डेल जो है वो एंगल TQR प्लस TRQ के बराबर आना चाहिए, यानी डेल की वैल्यू आ गई I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो इसको लिखा जा सकता है I प्लस E, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2। तो देख एंगल ऑफ डेविएशन का एक रिलेशन बना कि डेविएशन इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसमें कोई तकलीफ। अब देख यहां पे हमको एक ट्राइंगल और दिख रहा है OQR। अब पता ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देख R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इन सबका सम कितना आ गया, 180 डिग्री। सही बात है। तो देख यहां से एंगल O की वैल्यू क्या निकल गई, यहां से एंगल O की वैल्यू निकल गई 180 माइनस R1 प्लस R2। इसमें कोई तकलीफ। अब देख हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AQOR। इन ट्राइंगल AQOR है ना। अब AQOR में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R। देख एंगल Q और एंगल R तो 90 के हैं, ये एंगल भी 90 का है, नॉर्मल है ये, और ये भी 90 का है, नॉर्मल है। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 90। अच्छा बता 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो प्लस के 180 को उधर भेजा तो काय का हो गया, माइनस का। तो एंगल A प्लस एंगल O किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री की। इसमें कोई तकलीफ। अब देख एंगल O की वैल्यू तो तू वैसे ही निकाल चुका है। एंगल O की वैल्यू तूने कितनी निकाली है, 180 माइनस R1 प्लस R2 रख दो। तो 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180। अब देख प्लस के 180 को उधर भेजा तो माइनस का, प्लस के 180 से माइनस का 180 कैंसिल, माइनस के R1 प्लस R2 को उधर भेजा तो प्लस का। देख यही बोल रहा था मैं कि एंगल A किसके बराबर है, R1 प्लस R2। ये एक रिलेशन जो अभी हमने यूज किया। अभी हम पूछे नहीं, हमको जो चाहिए वो तो अभी निकालना है ना। हमको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो पहले तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं सारे। ठीक। अब देख हमको एक चीज पता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, अभी हमने डिस्कस की। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो कंडीशन क्या थी कि R1 और R2 दोनों बराबर होने चाहिए। मैंने मान लिया कि R के बराबर है, तो एंगल A किसके बराबर आ जाएगा, R प्लस R किसके बराबर आ जाएगा, 2R के। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी एंगल A बाय 2। इसमें कोई तकलीफ। देख तूने एक चीज और पढ़ी
कि भैया I1 I और E ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो तूने एक रिलेशन यहां निकाला, ये रहा। तो देख I और E बराबर है, तो E की जगह भी मैंने I रख दिया। R और R भी बराबर है ना। तो R और R बराबर है, तो देख R1 प्लस R2 को क्या लिख सकता है, एंगल A। माइनस के एंगल A को इधर भेजा तो काय का हो गया, प्लस का 2I। तो देख यहां से I की वैल्यू आ जाएगी डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन में 2। आ गया। तेरे को चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ लगा दे, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। देख I की वैल्यू निकाल चुका है तू, I की वैल्यू क्या निकली है, डेल प्लस एंगल A/2। R की वैल्यू भी निकाल चुका है, क्या निकली है, एंगल A/2। ये तेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जब भी आता है 4 नंबर में या 5 नंबर में आता था। 5 नंबर के क्वेश्चन अब आएंगे नहीं, तो अब अगर आया तो 4 नंबर में आएगा। अब इसमें देख 2 फिनोमिना होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, और एंगुलर डिस्पर्जन। तो दोनों फिनोमेना हमको डिस्कस करने हैं। डेफिनेशन है छोटे, अगर ये जो आए, अब जो क्वेश्चन आए तो 2 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे कि डिफाइंड एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्जन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देख, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। इसी फिनोमिना को नाम दिया गया डिस्पर्जन, कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया तो जो 7 कलर आपको मिले, उसी को आपने क्या, उसी फिनोमिना को आपने क्या नाम दे दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें जो 7 कलर मिलते हैं वो मिलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इधर आप जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, है ना। तो वेवलेंथ उल्टे चलती है यहाँ पे, ठीक, वेवलेंथ के उल्टा, मतलब कम, ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए रेड कलर सबसे ऊपर मिलेगा। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो सबसे नीचे मिलेगा, ठीक। फिर होता है एंगुलर डिस्पर्जन। अगला जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्पर्जन। अब देख, एंगुलर डिस्पर्जन क्या हुआ, जैसे मान लिया व्हाइट लाइट है, ये आपकी रेड लाइट है और ये आपकी वायलेट लाइट है। तो देख, रेड लाइट और वायलेट लाइट में जो एंगल बना वो डेविएशन ऑफ रेड कलर, और ये जो है ये है डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। और इन दोनों रेज में जो एंगल बन रहा है ये, इसको बोलते हैं थीटा, इसी को नाम दिया एंगुलर डिस्पर्जन। तो कोई भी कलर की 2 इमर्जेंट रे ले लो, उन दोनों इमर्जेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उसी को नाम दिया एंगुलर डिस्पर्जन। जैसे मान ले मैंने एक रेड कलर की इमर्जेंट रे ले ली, एक वायलेट कलर की इमर्जेंट रे ले ली, दोनों को पीछे एक्सटेंड किया और देख लिया कि दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। तो किसी भी 2 कलर की इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको आपने क्या नाम दे दिया, एंगुलर डिस्पर्जन। तो देख, यहां से मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि डेल वी जो है वो डेल आर प्लस थीटा के बराबर है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल वी माइनस डेल आर। देख, डेल वी, डेल का फॉर्मूला भी तूने पढ़ा, डेल का फॉर्मूला पढ़ा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, लगा दे फॉर्मूला। तो ये हो गया म्यू वी, क्योंकि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू एंगल ए। अब एंगल ए कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचा, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो। जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई डेल ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये फॉर्मूला आ गया। और लास्ट जो होता है वो होता है डिस्पर्सिव पावर, है ना। लास्ट टॉपिक जो प्रिज्म का है वो है डिस्पर्सिव पावर। ये भी जब भी आएगा छोटे क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर में, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर की कहानी समझ लेते हैं।
देख डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते तो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में डेविएशन ऑफ मीन कलर, यानी मीन कलर येलो कलर होता है यहाँ पे, तो येलो कलर का कितना डेविएशन हुआ और डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्जन कितना है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। लगा दो फॉर्मूला, देख थीटा का फॉर्मूला तो अभी तूने पढ़ा, थीटा क्या था, डेल वी माइनस डेल आर। अब सब जगह एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लगा, काम खत्म। एंगल ए म्यू वी माइनस वन, एंगल ए म्यू आर माइनस वन और एंगल ए म्यू वाई माइनस वन, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका आंसर है। एंगल ए ऊपर से कॉमन ले ले, नीचे के एंगल ए से कट जाएगा, दिख ऊपर से एंगल ए कॉमन आ गया तो अंदर बचा म्यू वी माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो माइनस का म्यू आर प्लस वन, तो एंगल ए से एंगल ए क्या हो गया, कैंसिल, प्लस के वन से माइनस का वन क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस वन, ये आंसर, ये हो गया खत्म, है ना। ये आपका प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब अपने को अगला जो डिस्कस